कि अगर आपको पावर मिले तो आप इंडिया के हेल्थ सिस्टम से क्या चीज चेंज करना चाहोगे? बीमार लोग ही फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं या एक नॉर्मल आदमी भी जा सकता है फिजियोथेरेपिस्ट के पास? पहले लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं था फिजियोथेरेपी क्या होती है, कि आपको चलना फिरना है और ये सांस फूलना चलने फिरने और एक्सरसाइज करने से कम होगा, ज्यादा नहीं होगा। दवाइयाँ कभी भी आपको ताकत नहीं दे सकती। टॉप 5 या टॉप 3 एक्सरसाइज जो करनी चाहिए? आपको वॉकिंग या फिर साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, ये एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती हैं, जो कि आपके हार्ट को ट्रेन करती हैं। तो ये आपको 150 मिनट पर हफ्ता करनी ही चाहिए। और तीसरी चीज है, अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो 10,000 स्टेप पर डे आप अगर ये पूरे कर ले रहे हो तो इट इज लाइक आइडियल फॉर यू। लंग्स की जो प्रॉब्लम हो रही है, ये आपको लगता है कि पॉल्यूशन की ही वजह है या कोई और भी वजह है इसके पीछे? हर चीज में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज यानी हार्ट की डिजीजेज हो, या वो लंग की कोई भी डिजीज हो जैसे कि COPD, स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है। लंग्स की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो एक दूसरे के टच में आने से होती है? कोई भी जनरल एक्सरसाइजेज यूट्यूब से देख के ना करें। अच्छा, सबसे ज्यादा डेंजरस हैबिट क्या है जो मतलब छोड़ देनी चाहिए अभी से? अच्छा, AC से होती है प्रॉब्लम? हम दिन भर AC में रहते हैं तो इंडिया में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत खिले हुए हैं। हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक बीमारी एकदम ऐसी हालत में ना हो जाए कि आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। जिंदगी में हम अक्सर अपनी सांसों की वैल्यू तब समझते हैं जब वो रुकने लगती है, और दिल की अहमियत हमें तब महसूस होती है जब उसकी धड़कन कमज़ोर पड़ जाती है। एक इंसान की ज़िंदगी में दिल का धड़कना और सांस का चलना ये सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि इसके बिना ज़िंदगी की कल्पना करना या ज़िंदगी के बारे में सोचना बिल्कुल असंभव, या मैं कहूँगा कि नामुमकिन है। ऐसा मुमकिन ही नहीं है कि कोई इंसान बिना दिल के धड़के या बिना सांस लिए ज़िंदा रह सके। तो इसके लिए हमें टाइम टाइम पर डॉक्टर्स के पास, फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाना चाहिए और अपनी हेल्थ का ख्याल रखना चाहिए। और आज इसी सब को लेकर ये पॉडकास्ट रहेगा। मेरे साथ हैं फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर सैयदा उनैज़ा फ़ातिमा। मैं उनका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने पॉडकास्ट पर। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। डॉक्टर, मेरा सबसे पहला सवाल था कि एक नॉर्मल फिजियोथेरेपिस्ट में और जो आप हैं पल्मोनरी से आप आती हैं, तो इसमें क्या फ़र्क है दोनों में? बेसिकली ये है कि फिजियोथेरेपी ना बहुत सारी स्पेशलाइजेशंस जी। होती हैं। उसमें ऑर्थो भी है एक पार्ट, न्यूरो भी है, साथ में स्पोर्ट्स, कार्डियो रेस्पिरेटरी। तो जो कार्डियो रेस्पिरेटरी ये जो पार्ट है ना, ये बेसिकली डील करता है उन पेशेंट्स के साथ जो कि क्रिटिकली इल होते हैं, लाइक ICU में हैं, जो किसी लंग डिजीज़ से लाइक COPD, एस्थमा, ILD, लंग फाइब्रोसिस जिसे हम कहते हैं, उससे वो सफ़र कर रहे हैं, या फिर कोई कार्डियक डिजीज़ हैं, प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट्स। तो हमारा जो पूरा प्रॉपर मास्टर होता है स्पेशलाइजेशन 2 साल का, वो उसी के अंदर डेडिकेटेड होता है कि हम कैसे उन क्रिटिकली इल पेशेंट्स को डील करें और उनकी लाइफ को बेटर बनाएं और इंडिपेंडेंट बनाएं। जो अदर फील्ड्स होती हैं, दे डील विद OPD बेसिस, जैसे नेक पेन है, बैक पेन है। न्यूरो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो डील करते हैं न्यूरोलॉजिकल कंडीशन से। अच्छा। लाइक GBS अभी बहुत फेमस हुआ था साउथ के अंदर, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट्स आ रहे थे GBS के। स्ट्रोक हो गया जिसमें पैरालिसिस हो जाता है पेशेंट्स को, और साथ में ये जो सेरेब्रल पाल्सी है जो बच्चों में पाया जाती है डिजीज़, उसमें दे हेल्प अलॉट। एंड स्पोर्ट्स जो हमारे फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं, दे ट्रीट द एथलीट्स ऑन फील्ड, जो भी ऑन फील्ड में लाइक क्रिकेट, वॉलीबॉल, टेनिस, जो भी प्लेयर्स होते हैं, टीम्स होती हैं, वो उनके साथ मिलके काम करते हैं सो दैट वो उनका इंजरी प्रिवेंट कर सकें और रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प करते हैं। सो ये वाली जो पार्ट है ये थोड़ा सा क्या बोलते हैं डेंजरस साइड पे आ जाती है, बिकॉज सब सुनते हैं कि वो ICU में फिजियोथेरेपिस्ट का क्या काम। तो बहुत काम होता है और इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, बिकॉज पेशेंट की रिकवरी में बहुत हेल्प होती है। और जो कॉम्प्लिकेशंस होती हैं ICU में, क्योंकि जब पेशेंट ICU में आता है तो वो एक डिजीज़ के साथ आता है, बट अगर वो ICU में रह रहा है तो उसको 10 और परेशानी हो सकती है वहाँ रहने से ही। अच्छा। तो हम उसको वो प्रॉब्लम से बचाते हैं कि वो उसकी सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन ही डेवलप ना हो। उसमें बेड सोर्स आ जाते हैं, हॉस्पिटल एक्वायर्ड निमोनिया आ जाता है, वीकनेस हो जाती है। अब मैं और आप में क्या डिफरेंस है कि हम नॉर्मल इंडिविजुअल हैं, हम दिन भर बिस्तर पे पड़े रहेंगे तो हमें उतनी ज़्यादा वीकनेस नहीं होगी जितनी उस पेशेंट को जो ICU में एडमिट है उसको 24 घंटे में जितनी वीकनेस हो जाएगी। तो वो सारी चीज़ें हम लोगों को पढ़ाया जाता है, उसको कैसे प्रिवेंट करना है, उसका रिहैब कैसे करना है, वो हम डील करते हैं स्पेसिफिकली जो कार्डियो रेस्पिरेटरी फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं। जी। अच्छा, एक नॉर्मल डॉक्टर होता है और एक फिजियोथेरेपिस्ट होता है, तो उसमें फ़र्क होता है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट को लोग एकदम से डॉक्टर समझते नहीं, मानते नहीं, और
शहर के इलाकों में तो है, लेकिन अभी अगर देहात में आप जाओगे तो फिजियोथेरेपिस्ट को लोग ज़्यादा जानते भी नहीं। तो इसको किस तरह से देखती हैं आप? सी देखिए, वो तो सिस्टम में ही प्रॉब्लम है जी, हमारे, उस चीज़ के अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। कर रहे हैं एक्चुअली मल्टीपल लेवल पे, सोशल मीडिया लेवल पे भी जी, एंड ग्राउंड लेवल पे भी। अभी आज की डेट में इफ़ यू विल सी, फिजियोथेरेपी फील्ड 10 साल पहले और अभी मेजर डिफरेंस है। जी। पहले लोगों को एक्चुअली में पता ही नहीं था फिजियोथेरेपी क्या होती है, और वही मैं कहना आज चाह रहा हूँ। लोगों को पता ये भी है कि इसमें भी स्पेशलाइजेशंस होती हैं। जी, तो ये रिलेटिवली टू एमबीबीएस एक न्यू फील्ड है, मतलब ये इस्टेब्लिश थोड़ा लेट हुई थी। तो कुछ भी चीज़ जो बाद में इस्टेब्लिश होती है उसको टाइम तो लगता है अपना एक जी, ग्राउंड करने के लिए अपने आप को। तो वही है, इट्स टेकिंग इट्स टाइम। अभी हमारा 4 साल पहले बिल पास हुआ था पार्लियामेंट में, जिससे हमारी सेंट्रल काउंसिल आ गई है। अभी हमारे मई में, आई थिंक नहीं, अप्रैल में एक और बिल पास हुँ, हुआ है जिससे हमें प्रीफिक्स डॉक्टर हम यूज़ कर सकते हैं अभी। सो स्लोली स्लोली थिंग्स आर चेंजिंग। टाइम लग रहा है बट इट इज़ गेटिंग बेटर एंड बेटर, रिकॉग्निशन मिल रहा है। एंड पेरिफेरी की बात करें तो वहाँ पे तो अभी डॉक्टर की में भी स्पेशलाइजेशन के बारे में लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं। जी। फिजियोथेरेपी तो क्या, बट वही है, उनके लिए बस दवाई देने वाला ही डॉक्टर है, वो चाहे बैठ के कोई कंपाउंडर ही क्यों ना दे दे। तो हाँ, वही मैं वही, कहना चाह उसमें रहा हूँ। टाइम लगेगा, अभी देखते हैं। जी, जी। अच्छा, इस प्रोफ़ेशन का सबसे चैलेंजिंग पार्ट क्या लगता है आपको? बेसिकली इस प्रोफेशन का चैलेंजिंग पार्ट ये है कि आपको अपने ना स्किल से अपनी जगह बनानी पड़ती है, अच्छा, अपनी नॉलेज से। लाइक आप हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं, ठीक है, या फिर आप ओपीडी में हैं क्लिनिक के अंदर, तो वहाँ आपके पास पेशेंट आपके पास आता है, किसी रेगुलर डॉक्टर के पास अगर पेशेंट जाता है तो वो उसका स्किल या उसकी नॉलेज को डाउट नहीं करता है कि हम इसके पास जा रहे हैं तो ये अच्छा भी है कि नहीं, वो पिल्स लिख करके देगा, वो ले हुँ, करके खा लेते हैं चुपचाप। बट अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो वो एक्चुअली में उसको चेक करते हैं कि इफ़ दे आर गुड और नॉट। अगर वो अच्छे होते हैं तो फिर तो यू विल गेट फुल रिस्पेक्ट। इवन वो 10 पेशेंट्स को लेकर के आएँगे और कि हाँ, इन्होंने मुझे, इन डॉक्टर साहब ने मुझे ठीक कर दिया था। वो खुद ही आपको बोलने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, वो खुद ही आपको डॉक्टर भी बोलेंगे कि हाँ, ये डॉक्टर साहब हैं, इन्होंने मुझे बहुत ठीक किया है, अभी आप भी इनके पास ही चले जाओ। हॉस्पिटल्स के अंदर भी ये है कि क्योंकि हमारा सिस्टम थोड़ा-सा ऐसा है कि हमें अपना जगह बनानी पड़ती है, तो अगर आप अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट हो, आप नॉलेजेबल हो, अपना पार्ट अच्छे से कर रहे हो, तो यू विल गेट द रिस्पेक्ट या अमंग द टीम ऑल्सो। बट इसमें थोड़ा-सा मैं बोलूँगी कि कमी हमारे प्रोफेशनल्स के लोगों में भी है, वो थोड़ा लैकिंग हो जाते हैं नॉलेज में। होता है ना कि ठीक है, मोटिवेशन नहीं है तो छोड़ दिया करना, हाँ, एक तो लेवल वो पे पहुँचने के बाद में भी वही चीज़ें एग्ज़ैक्टली। डाउन तो होंगी। उसमें है कि आपको कांस्टेंट वर्क थोड़ा-सा करना पड़ेगा जी, ज़्यादा, देन ओनली आपको प्रॉपर वैसा रिस्पेक्ट और ये सब चीज़ मिलेगी। सिर्फ़ बीमार लोग ही फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं, या मैं अगर कहूँ एक नॉर्मल आदमी भी जा सकता है फिज़ियोथेरेपिस्ट के पास? बिल्कुल, नॉर्मल आदमी भी जा सकता है, बल्कि मैं तो बोलती हूँ आज की डेट में सबको जाना चाहिए। क्योंकि आज की डेट में एक एक्सरसाइज़ इज़ लाइक अ मेन पार्ट, आपको करना ही चाहिए। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि गए, शुरू किया जिम में और स्टार्ट कर दिया, बिना अपने कैपेसिटी जाने। तो जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो एक्चुअली ऐसे ही प्रिस्क्राइब नहीं करते एक्सरसाइजेज, वो प्रॉपर आपका असेसमेंट करते हैं, एक्सरसाइज टेस्टिंग करते हैं, अच्छा, फिर आपकी कैपेसिटी पता चलती है कि अच्छा कितनी आपको एक्सरसाइज करनी है, चाहे वो कार्डियो हो, चाहे वो वेट ट्रेनिंग हो, चाहे वो कुछ भी हो। तो आप वो भी जा करके अपना अच्छा, वो असेसमेंट सब करा सकते हैं। फिज़ियोथेरेपिस्ट। यस, बिल्कुल। तो आज में अभी आजकल बहुत सारे जिम जो ओनर्स हैं या जिम जिनके पास हैं जिम ट्रेनर, दे कोलैबोरेट विद फिजियोथेरेपिस्ट कि आप भी हमारे साथ में रहें, सो दैट, क्योंकि यंग डेथ्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ने जी, लग गई हैं बिकॉज पीपल डोंट गेट देम सेल्फ चेक्ड। तो उससे एक्सरसाइज टेस्टिंग से एक्चुअली आपकी हार्ट हेल्थ, लंग हेल्थ, उसके बारे में भी बहुत सारे आपको इंडिकेशंस मिल जाते हैं। जी, एक तरह से स्क्रीनिंग की तरह काम करता है वो, कि अच्छा अब ये चीज़ अगर आपकी प्रॉब्लमेटिक है तो मे बी आपके हार्ट में या फिर लंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है कि यू आर नॉट रीचिंग योर फुल कैपेसिटी ऑन एक्सरसाइज या टेस्टिंग। तो यू विल डू द रेफरल कि आप उसको कार्डियोलॉजिस्ट या पल्मोनोलॉजिस्ट के पास भेजोगे कि वो कोई प्रॉपर टेस्टिंग अगर कराना चाहते हैं, तो मे बी वो डिजीज़ जो कि बाद में एक हार्ट अटैक या किसी और सीवियर डिजीज़ की जी, फॉर्म जी, में सामने आती, वो पहले ही सामने आ सकती है। जी। और अगर आपकी कैपेसिटी अच्छी, देन यू आर क्लियर फॉर द एक्सरसाइज, तो डेफिनेटली। एक पेशेंट आपके सामने है, तो आप किस तरह से उसको ट्रीट करती हैं? या एक पल्मोनरी में एक फिज़ियोथेरेपिस्ट की क्या रोल होता है उसमें? तो बेसिकली हम उनकी जो है, जो डेली लाइफ है, जी, उसमें हम बहुत इम्प्रोवाइज़ करते हैं। अगर वो दवाइयाँ लेंगे तो वो बेड बाउंड होकर के रह जाएँगे खाली। दवाइयाँ कभी भी आपको ताकत नहीं दे सकती, अच्छा, ठीक है? और जो बीमारी होती है, जो ये लंग्स की और हार्ट की बीमारी होती है जिसमें आप साँस नहीं ले पा रहे हैं, इमेजिन, तो आप खाली अगर नेबुलाइज़ेशन लेते रहेंगे, तो आपका क्या होगा कि साँस नहीं ले पा रहे हैं, नेबुलाइज़र ले रहे हैं, तो धीरे-धीरे पेशेंट सोचेगा कि अभी तो मुझे चलने में साँस फूल रही है, तो वो बैठने लगेगा।
कुछ टाइम बाद क्या होगा, कैपेसिटी और कम हो जाएगी, बैठे बैठे चलोगे फिरोगे नहीं तो जी। डेफिनेटली फिर उसको बैठने में भी सांस फूलने लगेगी, तो वो बोलेगा कि मैं लेटा ही रहता हूँ, वॉशरूम भी नहीं जाता हूँ। तो वो एक साइकिल होता है, इसको हम डाउनवर्ड स्पाइरल बोलते हैं हमारे मेडिकल टर्म में, जी। कि अगर आपको एक बार डिस्निया यानी कि शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी सांस फूलना शुरू हुआ है, तो वो ना पेशेंट फिर उसमें नीचे के नीचे धंसता चला जाता है, कि अगर पहले उसको 100 मीटर चलने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो 100 मीटर की जगह 50 चलने जी। लगेगा, 50 से फिर वो बिल्कुल चलना बंद कर देगा। तो हम उनको एक्चुअली में रिहैबिलिटेशन कराते हैं, कि एजुकेशन करते हैं उनकी, कि आपको चलना फिरना है, और ये सांस फूलना चलने फिरने और एक्सरसाइज करने से कम होगा, ज़्यादा नहीं होगा। तो आप स्ट्रक्चर्ड रिहैबिलिटेशन जिसे बोलते हैं, स्ट्रक्चर्ड एक्सरसाइज उनको देंगे, तो उनका ये सांस फूलना, डिस्निया, ये इम्प्रूव होगा। और जब ये इम्प्रूव होगा तो कैपेसिटी बढ़ेगी, कैपेसिटी बढ़ेगी तो वो अपना काम कर पाएंगे, डेली लिविंग का जो भी उनके लिए गोल है, लाइक ऑफिस जाना है या फिर घर में ही रहना या नॉर्मल अपना काम करना। इवन सांस फूलना इज सच अ थिंग कि उससे इंसान अपना आप नहा भी नहीं सकता है जी। एक टाइम के बाद में। तो वो भी अगर वो अचीव कर पा रहा है, जो लंग का कोई पेशेंट है, तो वो उसके लिए बहुत बड़ी बात है कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं जी। हूँ वो चीज़ करने में। तो इससे ओवरऑल क्वालिटी जो होती है लाइफ जी। के, और मेंटली उससे बहुत इफेक्ट पड़ता है पेशेंट्स को, कि मैं किसी पे डिपेंडेंट नहीं हूँ। जी। तो वो हम इम्प्रूव कर रहे हैं एट दैट लेवल। मेडिकेशन पार्ट भी इंपॉर्टेंट होता है लंग्स एंड हार्ट के पेशेंट्स के अंदर, बट रिहैबिलिटेशन उस डिजीज के प्रोग्रेशन को स्लो डाउन स्लो करता है डाउन और करता उनकी लाइफ को इम्प्रूव करता है, क्वालिटी जी। को। सो ये तो अगर आपसे मैं पूछूं टॉप 5 या टॉप 3 एक्सरसाइज जो करनी चाहिए, से मतलब एक बेसिक जो हर किसी को करनी ही चाहिए। बेसिकली ऐसे कोई टॉप 5 एक्सरसाइजेस वैसे नहीं होती, बट इन जनरल जो जी। जी। रूल्स हैं जी। कि इतना आपको एक्टिविटी करनी चाहिए, वो ये है कि आपको 150 मिनट्स ऑफ एक्टिविटी, वॉकिंग या कुछ भी, पर वीक, जिससे कि निकल के आता है कि 30 मिनट 5 दिन हफ्ते के आपको वॉकिंग या फिर साइकिलिंग या फिर स्विमिंग, ये एरोबिक एक्सरसाइज कहलाती हैं, जो कि आपके हार्ट को ट्रेन करती हैं। ठीक है, तो ये आपको 150 मिनट पर हफ्ता करनी ही चाहिए। एक तो ये जो दूसरा रिकमेंडेशन है फॉर जनरल पीपल, दिस इज फॉर जनरल पीपल। डेफिनेटली अगर कोई आपको प्रॉब्लम है तो वो आप स्पेसिफिक असेसमेंट के बाद ही हम उनको प्रिस्क्राइब करेंगे एक्सरसाइज, बट जनरली हर इंडिविजुअल को 150 मिनट्स पर वीक ऑफ एक्सरसाइज एंड साथ में एटलीस्ट 3 days ऑफ वेट ट्रेनिंग, जो कि सिर्फ जनरल मसल ग्रुप को टारगेट करती है, जी। वो करनी चाहिए। जरूरी है। उससे वो ज़रूरी है टू प्रिवेंट अ लॉट ऑफ डिजीज, और इन जनरल ऑल्सो उनकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने के लिए, और साथ साथ में उनको मतलब क्या बोलते हैं उसको, पॉस्चर उनके अच्छे रहेंगे साथ में। ठीक है, जो बैक पेन एंड नेक पेन के इश्यूज होते हैं आजकल, इवन यंगस्टर छोड़ो, बच्चों के अंदर भी होने लग गए आज की डेट में, बिकॉज दे आर ऑन द फोन ऑल द टाइम, तो वो सब भी जो है वो इम्प्रूव होते हैं। जी। तो दिस इज लाइक अ बेसिक रिकमेंडेशन कि इतना तो आपने करना ही चाहिए। और तीसरी चीज़ है, अगर और कुछ नहीं हो रहा है तो 10,000 स्टेप पर डे आप अगर ये पूरे कर ले रहे हो तो इट इज़ लाइक आइडियल फॉर यू। एंड मैं तो बोल रही हूँ कि 10,000 नहीं तो 7,000 ही कर लो, बट चलना इज द बेस्ट काइंड ऑफ एक्टिविटी जी। दैट यू कैन डू, बिकॉज वो आपके डेली लाइफ से कोरिलेट करती है मैक्सिमम। जी। तो ये तो टॉप 3 चीज़ें तो है मेरे साइड से जो करनी ही चाहिए। साथ में अगर आपको अपने लंग्स के लिए करना है तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग एक्सरसाइज एक होती है। अच्छा। ठीक है, जो हमारा डायफ्राम होता है ना, वो मेन मसल होता है रेस्पिरेशन के लिए, मतलब जी। सांस लेने के लिए। अप्रोक्सीमेटली 2/3 जो हमारा लंग्स सांस ले रहा है वो उसी मसल से ले रहा होता है। जी। प्रिंसिपल मसल भी कहलाती है वो बहुत सारे लंग्स के पेशेंट्स में ये सब वीक हो जाती है, जिसकी वजह से ही वो सांस उनकी दिक्कत होती है सांस में। तो डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग के बहुत सारे फ़ायदे हैं, नॉट ओनली जो लंग्स के पेशेंट्स हैं, जो कि नॉर्मल इंडिविजुअल है उनमें भी, क्योंकि ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग पहली चीज़ तो आपकी लंग्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करेगी, जी। आपकी मसल स्ट्रेंथ को बढ़ाएगी जो रेस्पिरेटरी है, और साथ साथ में ये आपके पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को भी एक्टिवेट करती है। अभी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, हमारे ब्रेन में 2 सिस्टम होते हैं, पैरासिम्पैथेटिक और सिम्पैथेटिक। सिम्पैथेटिक का काम होता है बीपी, हार्ट रेट, रेस्पिरेटरी रेट, ये सब बढ़ा देना। पैरासिम्पैथेटिक उसको काम डाउन करता है, कामिंग इफेक्ट देता है। तो जो पेशेंट्स जिनमें एंग्जाइटी इश्यूज भी रहते हैं, उनमें ये डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है और बहुत अच्छा काम करती है, जी। क्योंकि वो ये पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम को एक्टिवेट कर देती है, और वो इन जनरल उनका जो भी हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर और ये रेस्पिरेटरी रेट है वो अपने आप नीचे आ जाएगा। तो ये आपका 4th बेनिफिट हो गया इस डायफ्रामेटिक ब्रीदिंग का।
तो ये तो हर इंडिविजुअल को प्रैक्टिस करनी चाहिए। जी। इजी टू प्रैक्टिस होती है, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स अवेलेबल हैं यूट्यूब किस पे। तरह से होती है एक बेसिकली इसको हम बोलते हैं बेली ब्रीदिंग भी बोलते हैं, जी। कि आपको अपने चेस्ट से ब्रीद नहीं करना है, आपको बेली से ब्रीद करना है। एक हाथ आपने अपने चेस्ट पे रखा, दूसरा अपने बेली पे रखा, नाक से सांस लेंगे तो आपका पेट फूलना चाहिए बाहर, और जब बाहर निकालेंगे तो पेट अंदर जाएगा, तो इसीलिए हम इसको बेली ब्रीदिंग कहते हैं। जी। बहुत ईजी होती है, आप आराम से बैठो, 5 से 7 बार आप अगर कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो इनफ, उससे ही आपका जो है इम्प्रूवमेंट आना स्टार्ट हो जाएगा। जी। सो दिस इज लाइक अच्छा, बेसिक ये रिकमेंडेशंस। लंग्स की जो प्रॉब्लम हो रही है, क्योंकि आप आईसीयू में आप देखती हैं कि अलग अलग तरह के पेशेंट आपके पास आते हैं, तो ये आपको लगता है कि पॉल्यूशन की ही वजह है या कोई और भी वजह है इसके पीछे? सी ये प्रॉब्लम्स तो पहले से एग्जिस्ट जी। करती हैं, ठीक है, इनकी नहीं, पैथोफिजियोलॉजी अब ज्यादा बढ़ गई है, अब अभी केसेस ज्यादा बढ़ एक्चुअली गए हैं। अभी जो प्रॉब्लम्स बढ़ गई हैं मोस्ट कॉमनली वो बढ़ रही हैं एलर्जीज के, और डेफिनेटली लंग्स के अंदर भी प्रॉब्लम बढ़ी रही है। उसका कंट्रीब्यूशन दिल्ली में डेफिनेटली पॉल्यूशन का है, जी। बिकॉज इंसिडेंस तो बड़ा है जो ये भी जितनी भी लंग्स प्रॉब्लम है, बट मैं ये कम्प्लीटली उसको नहीं कह सकती कि सिर्फ पॉल्यूशन की वजह से। मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं, जेनेटिक फैक्टर होते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर होते हैं जिसमें पॉल्यूशन आ जाता है, फिर उसके अलावा हमारा लाइफस्टाइल होता है, लाइक स्मोकिंग वगैरह होती है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी डिजीज़ के डेवलपमेंट में। अच्छा, स्मोकिंग कितना इफेक्ट कर सकती है अगर? ऐसे कोई परसेंटेज तो हम नहीं कह सकते जी। कि स्मोकिंग इतना इफेक्ट कर सकती है, बट ये डेफिनेटली है कि हर चीज़ में, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ यानी हार्ट जी। की डिजीज़ है वो, या वो लंग की कोई भी डिजीज़ हो जैसे कि COPD, स्मोकिंग एक मेजर रिस्क फैक्टर है, जी। ठीक है। तो उस स्मोकिंग को हमें कंट्रीब्यूशन तो देना ही पड़ेगा कि काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट वो कर रहा है, अपार्ट फ्रॉम जेनेटिक्स जी। और जो अदर इन्वायरमेंटल फैक्टर हैं। तो अगर किसी को अपना हेल्दी लाइफस्टाइल स्टार्ट करना है एंड दे आर स्मोकर, तो सबसे पहले स्मोकिंग तो क्विट करनी चाहिए ही चाहिए, और पड़ेगी ही पड़ेगी। जी। उससे आप बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। ऐसा तो खैर नहीं है, कोई नहीं कह सकते कि किसी को कभी मरना है, वो कभी भी मर सकता है। नॉन स्मोकर होके भी आपको वो बीमारियां हो सकती हैं, बट रिस्क क्यों लेना है जी। जब एक ये नॉन रिस्क फैक्टर है। तो लंग्स की कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं, मैं यही कहूँगा, जो एक दूसरे के टच में आने से होती हैं? वो कम्युनिकेबल डिजीज जी, जिसे जी, बोलते जी। हैं, इन्फेक्शन जी। डिजीजेज, उसमें एक लंग्स के लिए मेजर आता है ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम बोलते हैं TB आम जी। भाषा के अंदर। और ये जो TB है वो बहुत पुरानी बीमारी है, पहले इसका इलाज नहीं था तो बहुत सारे लोग इससे मरे भी हैं। आज की डेट में इलाज अवेलेबल होने के बाद भी लोग मरते हैं बिकॉज वो इलाज नहीं करते ठीक से। जी। तो ये TB एक बीमारी है ऐसी मेजर जो कि आपको क्रॉस इन्फेक्शन भी करेगी। कुछ वायरल डिजीजेज भी होती हैं, जैसे आपको याद होगा कोविड, जो कोई भूल नहीं जी। सकता है। तो कुछ वायरल डिजीजेज होती हैं लाइक H1N1, COVID-19, ये सारी चीज़ें भी आपके किसी पर्सन के कांटेक्ट में आने से या फिर उनका जो प्लेहम या फिर ब्रीदिंग है उससे आपको वो हो सकती हैं। जी। तो जो कम्युनिकेबल डिजीजेज होती हैं वो बेसिकली हमारे बैक्टीरियल, वायरसेस और ये वाले इन्फेक्शंस को इन्वॉल्व करती हैं। हार्ट पेशेंट के लिए कितनी इम्पोर्टेंट है थेरेपी? हार्ट पेशेंट्स के लिए भी एक्चुअली इट वर्क्स फ्रॉम प्रिवेंशन टू प्री ऑपरेशन टू पोस्ट ऑपरेशन, जी। आप ये कह सकते हैं, ठीक है। अगर किसी पेशेंट को डिजीज नहीं है और अगर वो प्रॉपर अपनी एक्सरसाइज कर रहा है, अच्छा सब कुछ फॉलो कर रहा है, देन उसको डेफिनेटली प्रिवेंशन में हेल्प करेगी जी। कि उसको डेवलप नहीं होगी वो डिजीज, राइट। अगर किसी को डेवलप हो गई है, वो अर्ली स्टेज के अंदर है, तो वो उसका प्रोग्रेशन रोक देगी। जी। क्योंकि अगर हम एक्सरसाइज करते हैं, कार्डियो एक्सरसाइजेस, तो हमारी जो मेन आर्टरी जो ब्लॉक होती है ना, उनके आसपास कोलेट्रल जो चैनल्स होते हैं वो बनने लगते हैं, अच्छा। कोलेट्रल आर्टरीज वगैरह, जिसे बोलते हैं कि बाईपास थोड़े छोटे छोटे रास्ते होते हैं ना, जैसे नदियाँ निकाल देती जी, हैं जी। रास्ते, कहीं ब्लॉक पत्थर पड़ गया तो अब उसको जब बहना ही है तो उसको बहने और के लिए वो इधर उधर छोटे छोटे चैनल्स बन जाते हैं। वैसे ही हमारे हार्ट के ब्लड सप्लाई में भी बनने लग जाते हैं विद ट्रेनिंग, जिसको हम एरोबिक एक्सरसाइज बोलते हैं, अच्छा। ठीक है। तो वो बनने लग जाते हैं, तो उससे उनका डेफिनेटली जो डिजीज प्रोग्रेस है वो कम कम हो होगा, जाता है, उनकी ब्लड कैपेसिटी फ्लो थोड़ी रुकता भी बढ़ेगी, नहीं। एग्जैक्टली, और जो उनके हार्ट अटैक के चांसेस होते हैं ना वो भी कम। कम हो जाते हैं। जी। तो उन पेशेंट्स में भी वो हेल्प कर रही है हमारी फिजियोथेरेपी, कि हम उनका टेस्टिंग करेंगे प्रॉपर, उनको प्रिस्क्राइब करेंगे एरोबिक एक्सरसाइजेज, रेजिस्टेंस एक्सरसाइजेज, रेस्पिरेटरी एक्सरसाइजेज। एंड जिन पेशेंट्स के अंदर लाइक कुछ पेशेंट जो बिल्कुल एंड में हमारे पास आते हैं या डॉक्टर्स के पास जाते हैं सर्जरी के लिए, जी। तो उनके लिए प्रीहैबिलिटेशन करके हम लोग उनको सर्जरी के लिए तैयार करते हैं, पोस्ट सर्जरी। और पोस्ट सर्जरी जैसे बाईपास ग्राफ्टिंग होती है, जिसमें पूरा पेशेंट का हमारा स्टर्नम हड्डी को काट के पूरा ओपन हार्ट सर्जरी जिसे जी। बोलते हैं वो करते हैं। तो उन पेशेंट्स के अंदर भी हम लोगों का बहुत मेजर रोल है, क्योंकि आफ्टर सर्जरी उसको बेड से उठाने से लेकर के उसको अपने एक्टिविटी तक वापस ले जाने के लिए एक पूरा 12 वीक का कार्डियक रिहैबिलिटेशन होता है जो जी। हम बोलते हैं,
वो उससे उनकी रिकवरी फास्ट होती है, कॉम्प्लिकेशंस कम होते हैं और साथ साथ में वो जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ रिज्यूम कर पाते हैं। जी। तो उसके लिए आपको प्रॉपर डेफिनेटली ट्रेनिंग चाहिए होती है और ये सारा रोल फिजियोथेरेपी हार्ट पेशेंट्स में भी प्ले कर रही है। जी। हार्ट पेशेंट के लिए कोई एक्सरसाइज जो या मैंने बताया वो जनरल? रिकमेंडेशन, अच्छा। जो जनरल रिकमेंडेशन है वो सेम है सबके लिए। अच्छा। और अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो उसके लिए सबसे पहले आपको टेस्टिंग करनी चाहिए। जी। कोई भी जनरल एक्सरसाइजेज यूट्यूब से देख के ना करें, अच्छा। स्पेशली हार्ट एंड लंग पेशेंट के लिए, क्योंकि दे आर वाइटल ऑर्गन। वाइटल मतलब अगर उनको कुछ हो जाएगा तो आप लाइफ एंड हो जाएगी आपकी, ठीक है, कुछ भी हो सकता है। जी। तो मसल्स एंड ऑल इज स्टिल फाइन कि आपको इंजरी होगी जिससे आपकी डेफिनेटली लाइफ इम्पैक्ट होगी, बट हार्ट इज लाइक वाइटल, वेरी वाइटल। तो आप यूट्यूब से देख करके कोई एक्सरसाइज मत करें, आप पहले अपने फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, स्पेशली जो कार्डियो रेस्पिरेटरी में एक्सपर्ट है, उससे अपनी एक्सरसाइज टेस्टिंग पूरी करें, अपनी कैपेसिटी जानें, उसके बाद ही एक्सरसाइज करें। तभी हम बोलते हैं कि हम फिजियोथेरेपी में टेलर मेड एक्सरसाइजेस प्रिस्क्राइब करते हैं, हर अच्छा। इंडिविजुअल के लिए अलग। जी। तो ये लाइफ टाइम चलती है या इसका कुछ टाइम होता है, या 2 महीने या 3 महीने या इस तरह से? जैसे मैंने बताया कि जी। जो बेसिक रिहैबिलिटेशन होता है, पल्मोनरी एंड कार्डियक रिहैबिलिटेशन, वो 12 हफ्ते के लिए कराते हैं, अच्छा। जिसमें हम 3 फेजेस में वो कराते हैं, फेज 1, फेज 2, फेज 3। उसके बाद एक मेंटेनेंस फेज होता है। ये इस 12 हफ्ते में भी आपको रोज नहीं जाना है अपने ओपीडी में रिहैब के लिए, या फिर आपको 3 दिन हफ्ते में एटलीस्ट निकालने हैं और बाकी 2 दिन आप घर पे कर सकते हो, जी। ठीक है। और उसके अलावा आफ्टर 12 वीक जो आपका ये प्रॉपर रिहैब हो जाता है, वो मेंटेनेंस फेज होता है, जिसमें आप टच में रहोगे बट आपको रेगुलरली विजिट नहीं करना है। अपनी रिव्यू करने के लिए एक्सरसाइजेज, कुछ आपको होम एक्सरसाइज प्रिस्क्राइब कर दी जाएंगे कि आपको ये कंटिन्यू करनी है। महीने के बाद या 2 महीने बाद जब भी आप आओगे दिखाने के लिए, हम रिव्यू करेंगे या कुछ और ऐड करना होगा तो वो करेंगे। तो एक्सरसाइज इन दैट टर्म के आपको क्या बोलते हैं उसको, मॉनिटर्ड एक्सरसाइज जो होती है वो तो सिर्फ 12 वीक्स के लिए आपने करनी जी। है, बट अदर देन दैट तो एक्सरसाइज आपको पूरे जिंदगी करनी ही चाहिए। हम्म। हर किसी को करनी चाहिए अगर आपको एक अच्छा लाइफस्टाइल जीना है तो। जी। आपकी लाइफ में कोई ऐसा केस हुआ है अभी तक भी, जो आपका पेशेंट आया हो तो आपको भी लगा हो कि बहुत क्रिटिकल कंडीशन है, लेकिन उसके बाद में आपने या आपकी टीम ने उसको ठीक किया हो? सो अभी एक कोई ऐसा केस? ऐसे वैसे कोविड के टाइम पे ऐसे बहुत सारे जी। केसेस थे, बट अभी मैं जो रिसेंट 1 महीने पहले की बात है वो मैं शेयर करना चाहूँगी। वो मैंने जी। अपने इंस्टाग्राम पे भी शेयर की थी पूरी उसकी स्टोरी। एक पेशेंट आया था जो कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट करके आया था। अच्छा। रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट मतलब वो एक्सीडेंट हो गया और उसको हेड इंजरी हो गई, जिससे उसकी जो ब्रेन है उसमें पूरी स्वेलिंग एंड ब्लीड ये सारी हो गई। कुछ कुछ उसको हिप और रिब्स में भी फ्रैक्चर्स आए थे। तो जब वो आया था तो एक्चुअली में वो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल कंडीशन में था, इतनी कि शायद उसका ऑपरेशन का भी रीथिंकिंग करना पड़ रहा था कि कर भी सकते हैं कि नहीं। तो स्टेबलाइज हुआ वो 1 दिन में, फिर उसके बाद उसका सर्जरी हुआ जिसे बोलते हैं क्रेनोटमी, जो कि एक रिमूव कर दिया जाता है स्कल का पार्ट, जी। ताकि उसका ब्रेन को जो है वो एडिमा वो कम हो सके, प्रेशर कम हो सके। उसकी वो सर्जरी हुई, उसके बाद में भी उसकी हालत कम से कम पूरे 1 हफ्ते बहुत क्रिटिकल थी, ठीक है। हम उसकी इन द मीन वाइल उसकी फिजियोथेरेपी चली रही थी आईसीयू में, ताकि इन केस ऐसे पेशेंट्स रिकवर करें या ना करें उससे कुछ नहीं होता है। आपको अपनी प्रिपरेशन रखनी है कि उसको कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं होनी जी। चाहिए। तो वो हमारी चली रही थी ट्रीटमेंट। हम उसको कोशिश भी कर रहे थे कि हम वेंटिलेटर से उसको निकाल पाएँ। रेगुलरली उसके हम कफ रिफ्लेक्सेस सब चीज़ें चेक करने की कोशिश कर रहे थे। धीरे धीरे उसको होश आया, जैसे उसकी स्वेलिंग और एडिमा कम हुआ, उसके बाद हमने उसका रिहैबिलिटेशन प्रॉपर वाला स्टार्ट किया। जब वो हमारी थोड़ी सी बात भी कम्युनिकेट करने लगा, जब तक वो नहीं कर रहा था तब तक हम पैसिवली कर रहे थे। पैसिव मतलब उसमें पेशेंट का एफर्ट नहीं रिक्वायर्ड होता है। फिर हमने एक्टिवली उसका स्टार्ट किया, उसको हम सक्सेसफुली वीन कर पाए वेंटिलेटर से। जी। पर क्योंकि उसके रिब में फ्रैक्चर था, वो प्रॉपरली अपना एक साइड का लंग यूज़ नहीं कर पा रहा था, और इसलिए उसके उस साइड के लंग में बार बार वो कोलैप्स हो रहा था लंग्स। अच्छा। तो मतलब एक लंग उसका पूरा कोलैप्स हो जा रहा था, क्योंकि वो बलगम नहीं निकाल पा रहा था ठीक से, स्पूटम क्लियर नहीं कर पा रहा था, और वो फ्रैक्चर की वजह से दर्द था, तो वो उसको प्रॉपर ब्रीद नहीं कर पा जी। रहा था उस लंग से। तो उसके कम से कम उस पूरे 15 दिन में 5 से 6 बार उसका लंग कोलैप्स हुआ, जी। और 5 से 6 बार मैंने उसका लंग खोला है विद एयरवे क्लियरेंस टेक्निक, विदाउट इन्वेजिव टेक्निक लाइक ब्रोंकोस्कोपी। अच्छा। तो जिसमें हम पॉस्चरल ड्रेनेज, मैनुअल हाइपर इन्फ्लेशन, ये सब करा के, सक्शनिंग, कफ स्टिमुलेशन, ये सब करके उसका प्रॉपर लंग उसका ओपन किया है। प्री एंड पोस्ट एक्सरेज देखें कि इम्प्रूव हो गया। फिर नेक्स्ट डे में आती थी, फिर उसका लंग कोलैप्स हो जाता था। तो ऐसे करके 2-3-4 दिन तो ये कंटिन्यू रहा है, जब तक उसका थोड़ा सा हम एफर्ट इंक्रीज कर पाए, क्योंकि मसल्स को थोड़ा सा स्ट्रांग होने में टाइम लगता है, ठीक है। बाय दैट टाइम हम उसकी मसल्स पे भी वर्क कर ही रहे थे।
आफ्टर दैट क्या हुआ, 2-4 दिन के बाद उसका लंग वो कोलैप्स ऐसा हुआ कि वो खुल ही नहीं रहा था, क्रोनिक अच्छा। कोलैप्स टाइप उसका डेवलप हो गया। जी। वाइटल्स उसके ठीक थे बट वो थोड़ा क्रोनिकली उसका हो गया। बट हम लोग एमिडेंट थे, एक्चुअली हमारी पूरी टीम है, चेस्ट टीम, वी वर लाइक कि हमें तो कुछ ना हो जाए, कुछ तो करना ही है, कुछ ऐसे तो तो हम करना। पेशेंट को भेज नहीं सकते। तो रेगुलर एफर्ट्स हम कर रहे थे उसके एयरवे क्लियरेंस के लिए। जी। आफ्टर 4 डेज उसका वो लंग भी हमने ओपन करना स्टार्ट कर दिया। पहले वो ऊपर से हुआ अपर लोब, फिर धीरे धीरे लोअर लोब भी होने लग गया। जी। इन द मीनवाइल हम उसके वो बेड से भी नहीं उठ पा रहा था क्योंकि उसका पूरा वीकनेस डेवलप हो गई थी। कुछ पूरे 2 हफ्ते में, 2 से 3 हफ्ते में हमने उसका रिहैबिलिटेशन उस पर भी कर रहे थे। धीरे धीरे हमने उसको आउट ऑफ बेड करना स्टार्ट किया। पहले बिल्कुल सपोर्ट के साथ उसने सिर्फ खड़ा होना स्टार्ट किया। खड़े होने के बाद जब 2 से 3 दिन उसको हम सिट टू स्टैंड करा रहे थे, फिर उसके बाद 5वें दिन उसने 2 स्टेप्स लिए, वो भी थोड़े लड़खड़ाते हुए। हमारे पास सपोर्ट होती है, बहुत सारे लोग होते हैं, वो लीड कि वो व्हीलचेयर तक बस आके बैठ सके, वो उतना वो कर पाया। फिर वो लास्ट वीक ऑफ उसके रिहैब के अंदर जब वो आईसीयू में था, वो बिल्कुल कॉन्शियस हो गया था, वेंटिलेटर कुछ नहीं था, बात सब सुन रहा था, मान रहा था। धीरे धीरे उसके एफर्ट्स बढ़ रहे थे और फिर उसने वो चलना भी शुरू कर दिया। जी। और वो उसके बाद डिस्चार्ज होके घर गया है। वो यहाँ से नहीं था, राजस्थान से था वो पेशेंट, और वो थैंक यू बोल के बहुत मतलब उसने वो किया है। तो जो रोल था सर्जरी का और मेडिकेशन का, वो एक टाइम के बाद आके खत्म हो गया था। और उसके बाद जो 3 हफ्ते हमने आईसीयू के अंदर उसको लगाए हैं, वो सिर्फ फिजियोथेरेपी थी। और उसी से ही हमने एक्सटेंसिवली उसका रिहैब करके उसके लंग्स के मसल्स और साथ साथ में उसके जो पूरी बॉडी के मसल्स हैं उस पर काम किया है, ताकि वो बेड से उठ के खड़े होके वो घर जाने की हालत तक में पहुंच गया। तो मुझे, मेरी पूरी टीम को, मेरे साथ स्टूडेंट्स एंड इंटर्न्स भी होते हैं, वी फेल्ट वेरी गुड दैट टाइम। एक सेंस ऑफ अचीवमेंट भी मिलता है कि हमारे पेशेंट जो है हम उसको जी। घर भेज पाए अपने प्रॉपर टेक्निक्स एंड रिहैब के साथ में। जी। तो ये एक रीसेंट स्टोरी थी जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी जी। और या वैल्यू रखती। जी। अच्छा, सबसे ज़्यादा डेंजरस हैबिट क्या है जो मतलब छोड़ देनी चाहिए अभी से ही? स्मोकिंग, अच्छा। स्मोकिंग और बैठे रहना। और तीसरी चीज़ मैं बोलूँगी जो जंक फूड खाते हैं वो, क्योंकि तीनों ही चीज़ डेवलपमेंट ऑफ जो हमारे जी। हार्ट डिजीज़ हैं वो कंट्रीब्यूट करती हैं। और चौथी चीज़ जो मेन है वो है स्ट्रेस। और लोग स्ट्रेस। स्ट्रेस की वजह से ही स्मोकिंग करते हैं और इमोशनल ईटिंग करते हैं और अपने आप को बंद करके कमरे में बैठे रहते हैं। तो इट इज़ लाइक अ विशियस साइकिल। तो आपको ब्रेक करना ही पड़ेगा और ये सोचना चाहिए कि एक्सरसाइज एक्चुअली वर्क्स ऑन ऑल। एक्सरसाइज आपका स्ट्रेस भी कम करेगा, ठीक है, आपके जो है लंग्स एंड हार्ट की मसल्स को भी इम्प्रूव करेगा, साथ साथ में आपकी मेंटल हेल्थ पे भी वो वर्क करेगी, ठीक है। और आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो डेफिनेटली आपको अच्छा खाने का भी फिर मन करेगा कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो मैं ये सब ना खाऊं। तो वो एक्सरसाइज एक्चुअली क्या बोल सकते हैं उसको, जैक ऑफ ऑल। जी। वो सबके लिए है। एक क्या बोलेंगे उसको, एक टर्म जिसे बोल सकते हैं हम लोग कि एक ही चीज़ है जिससे आप सब चीज़ें सॉल्व कर सकते हो, तो वो वन एक्सरसाइज एंड ही है। ओनली है वन एक्सरसाइज। एंड ओनली द इम्पॉर्टेंट थिंग इज कि आपको एक्सरसाइज तो करनी ही पड़ेगी। अच्छा डॉक्टर, हम कभी कभी जैसे हम सीढ़ियों पर चढ़ते हैं तो हमारा सांस फूलने लगता है। उसके बाद में बहुत सारे लोगों के साथ में ऐसा होता है कि थोड़ा बहुत चलते हैं तो सांस फूलने लगता है। तो ये सिम्टम्स, ये किस चीज़ का सिम्टम्स? सो बेसिकली अगर आपको, एक तो होता है नॉर्मली सांस फूलना कि आप एक्टिविटी हाँ, कर रहे हैं वो। सांस फूलना है, दैट इज जनरल, वो सबके साथ हो सकता है। बट अगर आपको थोड़ा भी एक्टिविटी जो स्पेशली जो आप पहले कर पा रहे थे और अभी वो सेम करने में आपको सांस फूल रहा है, तो ये इंडिकेशन हो सकता है आपका किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम का। जी। क्योंकि एक्सरसाइज इंटॉलरेंस, इसको हम एक्सरसाइज इंटॉलरेंस बोलेंगे, कि आपका सांस फूल रहा है विद एक्टिविटी जो कि बिल्कुल नॉर्मल है। आपके जो काउंटर पार्ट्स हैं, आपकी उम्र के लोग वो आसानी से कर पा रहे हैं, लेकिन आपका करने में उसे सांस फूल रहा है, तो उसमें हम कहेंगे कि आपको डेफिनेटली एक स्क्रीनिंग करानी चाहिए जी। अपनी, ठीक है, टेस्टिंग करानी चाहिए, ताकि आपको अगर कोई बीमारी की शुरुआत भी है ना, तो आप शुरुआत में ही पकड़ लें। जी। इंडिया में हमारे कॉन्सेप्ट बहुत हिले हुए हैं। हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि जब तक बीमारी एकदम ऐसी हालत में ना हो जाए कि आप बिस्तर से नहीं उठ पा रहे हैं, तब तक हम हॉस्पिटल नहीं जाएंगे, डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे। बल्कि होना चाहिए कि जहाँ आपको शुरू हुआ कुछ, जी। आप जाके चेक कराओ, जल्दी पकड़ो उसको, क्योंकि जितना जल्दी हम बीमारी पकड़ लेते हैं उतना ही उसका बेटर ऑप्शन है इलाज के, और उतना ही उसकी रिकवरी के चांस ज़्यादा होते हैं। जी। तो वो स्क्रीनिंग एंड प्रिवेंशन लेवल पे इंडिया में कोई काम नहीं करता है। तो वो हमारे इसको सोच को हमें धीरे धीरे बदलना चाहिए कि जैसे ही आपको लगे कि आपका सिम्टम बढ़ रहा है ऐसा,
कि आपको जो चीज़ पहले कर सकते थे या आपकी उम्र के लोग आसानी से कर पा रहे हैं और आपको प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रही है या और भी कोई सिम्टम है, जैसे कि पैल्पिटेशन हो गया है, थोड़ा थोड़ा सा घबराहट ज़्यादा होने लग गई है, हार्ट बीट ज़्यादा फील होती है आजकल, कुछ भी ऐसा सिम्टम है तो जाके एक बार चेक कराने में क्या प्रॉब्लम है। जी एक बेसिक ईसीजी, एक बेसिक इको या कोई भी ऐसा टेस्ट है वो हो जाएगा। कुछ होगी दिक्कत आपकी मेजर तो वो पता चल जाएगी कम से कम, और उसका इलाज हो सकता है फिर, जी और बेहतर तरीके से हो सकता है। जी तो डेफिनेटली वो एक इंडिकेशन हो सकता है सांस फूलना किसी अंडरलाइंग प्रॉब्लम का। अच्छा, एसी से होती है प्रॉब्लम? हम दिन भर एसी में रहते हैं तो बिल्कुल। लंग्स को। एसी बेसिकली आपके हवा का मॉइस्चर को कम कर देता है। अच्छा नेचुरली जो हमारी हवा होती है उसमें जी मॉइस्चर होता है और वो ज़रूरी होता है हमारे एयरवे के लिए। हमारी जो नाक से लेकर के लंग्स तक एक म्यूकोजल लेयर होती है जी जो कि प्रोटेक्ट करती है हमको बहुत सारे जर्म्स से, माइक्रोब्स से, इन सब चीज़ों से, इवन डस्ट वगैरह से। तो वो जब ड्राई हो जाती है ना तो उसका इफेक्टिवनेस कम हो जाता है, और इस एसी की वजह से ही बहुत सारे लोगों को ये नेज़ल ड्राइंग, ये सारी प्रॉब्लम हो रही है, साथ साथ में एलर्जीज़, क्योंकि वो सब जाके ड्राइनेस जो है हमारा क्रस्ट बन जाता है, देन वो अलाउ कर देती है हमारे अंदर जाकर के जो भी बैक्टीरिया या एलर्जेंस है उनको रिएक्ट करने के लिए। तो बहुत सारे लोगों को आप देखोगे कि पहले नहीं थी कोई एलर्जी वगैरह या साइनसाइटिस की प्रॉब्लम, अब होने लग गई है। जी तो ये सारा कॉज जो है वो एसी का ही है। अच्छा पूरी हमारी जो म्यूकोजा है उसको ड्राई आउट कर देती है। तो बहुत ज़्यादा यूज़ ना करें, ठीक है। और दूसरी चीज़, ह्यूमिडिफायर आते हैं, जी ठीक है, जिससे क्या होता है कि हवा में, जैसे कि आपका रूम है उसमें वो मॉइस्चर मेंटेन रहता है, अच्छा ठीक है। तो वो ह्यूमिडिफायर आपको अमेजोन पे मिल जाएगा। आप ह्यूमिडिफायर डालो, अपने रूम के हिसाब से साइज़ होते हैं, बड़ा रूम है बड़ा आ जाएगा, छोटा है तो छोटा। वो रेगुलरली मिस्ट जो पार्टिकल्स होता है ना वो रिलीज करता रहता है एयर में। तो उससे जो हमारी हवा ड्राई हो गई है एसी की वजह से, वो मॉइस्ट हो जाती है और वो थोड़ा कंफर्टेबल होती है ब्रीदिंग की, और ये ड्राइंग वगैरह की प्रॉब्लम से आप बच सकते जी हैं फिर। कोई मिथ है आपके प्रोफेशन में? वो तो खैर सभी जानते हैं कि फिजियोथेरेपी मसाज ही है, बट वो तो खैर आज की डेट में आई थिंक बहुत हद तक क्लियर जी हो चुकी है, जी हमें अब क्लेरिफाई करने की नहीं, जरूरत नहीं आपको पड़ती। क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं। मैंने स्टार्टिंग में भी वही बोला, फिजियोथेरेपिस्ट का मतलब लोग यही सोचते हैं, एक तो वो लोग आजकल एक्सरसाइज फेसबुक पे कायरोप्रैक्टिस, जी जी वो हाँ वो देखते भी हैं। खाली फिजिक्स। मैं भी ये भी क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि जो वो कायरोप्रैक्टिस कर रहे हैं वो कड़क कड़क चटक चटक, खाली वो फिजियोथेरेपी नहीं है, लोग उसी को फिजियोथेरेपी समझते बिल्कुल हैं। नहीं। तो वो भी क्लेरिफाई करना चाहूंगी कि खाली जो कायरोप्रैक्टिस है वो फिजियोथेरेपी नहीं है, वो एक पार्ट हो सकती है आपकी किसी ऑर्थो फिजियोथेरेपिस्ट के जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल का, बट अदर देन दैट आपको बेसिकली करनी एक्सरसाइज ही है, जी ठीक है। क्योंकि जब तक आप अपने कोर जो मेन रीजन है प्रॉब्लम का उस पर वर्क नहीं करोगे, आप ठीक नहीं हो सकते। जी टेम्परेरी रिलीफ मिल सकता है लाइक पेन किलर, बट आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए तो आपको जो मेन रूट कॉज है उस पर काम करना ही पड़ेगा, जी और उस पर सिर्फ एक्सरसाइज इफेक्ट करेगी। जी तो ये जो पैसिव ट्रीटमेंट्स है ना, इन सब के पीछे भागना छोड़ना चाहिए और मेन चीज पे ध्यान देना चाहिए, दैट इज योर मूवमेंट एंड एक्सरसाइज। जी अच्छा, आपने कब डिसाइड किया था कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट बनना है? सी बेसिकली जो फिजियोथेरेपी फील्ड है, जी मैंने 2013 में एडमिशन लिया था, ऑलमोस्ट 12 साल हो गए हैं। तो उस टाइम पे ज़्यादा पॉपुलर भी नहीं थी। अब ये था कि 3-4 ही ऑप्शंस होते हैं, ठीक है। फॉर्म फिल कर दिया, जामिया यूनिवर्सिटी थी पास में थी घर के, वहाँ से ठीक है पापा ले आए फॉर्म कि ये भी एक मेडिकल फील्ड में आता है तो भर दो। तो मोस्टली जो फिजियोथेरेपिस्ट बनते हैं पहले, अभी तो नहीं, पहले वो बाय चांस ही बन जाते थे। जी बट ये था कि मैंने दोबारा कभी नीट देने का सोचा नहीं उसके बाद। अच्छा मैं 2013 में 12th मैंने पास किया था, मेरा एडमिशन हुआ जामिया में ही, बीपीटी में। देन उसके बाद 1 साल के बाद ही मुझे ऐसा लगा कि नहीं, आई फील कि मैं इस फील्ड में कुछ कर सकती हूँ एंड मुझे वो हैसल नहीं लेना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है दोबारा दोबारा। तो आई कंटिन्यूड। जी तो मुझे वो फर्स्ट ईयर में रियलाइज़ हो गया था, क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि मुझे मोटिवेशन मिला क्योंकि मैंने फर्स्ट ईयर में टॉप किया। तो अच्छा मुझे ऐसा लगा कि शायद मैं कुछ आगे इसमें कर सकती हूँ, मे बी आई एम गुड एट इट, सो लेट्स सी कहाँ लेके जाती है ये फील्ड। अच्छा, टॉप कॉलेज में टॉप किया या अपनी क्लास में आपने मैं एक्चुअली बैचलर्स में मेरा गोल्ड मेडल है अच्छा एंड मास्टर्स में भी मेरा गोल्ड मेडल है। तो जामिया यूनिवर्सिटी से ही दोनों मेरी डिग्रीज हैं। तो बेसिकली उसी से मुझे थोड़ा सा ये मोटिवेशन भी मिला कि ठीक है, इफ़ आई एम डूइंग गुड। स्कूल में मैं एवरेज स्टूडेंट थी, टॉप नहीं किया मैंने ऐसे कभी भी, बट मुझे लगा कि शायद दिस इज़ समथिंग जो मुझे परस्यू करना चाहिए, if मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ इसके अंदर। जी तो तब मैंने डिसाइड किया कि मुझे इसमें ही कंटिन्यू करना है, और मैंने बैचलर्स में ही डिसाइड कर लिया था कि मुझे मास्टर्स भी करना है। एक मेरा लास्ट सवाल आपसे था कि अगर आपको पावर मिले तो आप इंडिया के हेल्थ सिस्टम से क्या चीज़ चेंज करना चाहोगे? मैं इंडिया की हेल्थ सिस्टम में एक चीज़ लाना चाहूँगी, वो है स्क्रीनिंग। अच्छा हमारे इंडिया में स्क्रीनिंग नहीं होती है चीज़ों की,
जैसे बाहर जो देश हैं, कंट्रीज़ हैं, अमेरिका एंड लंदन, यूके, ये सब में क्या होता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ही खर्चा उठाती है उनके सारे हेल्थ का, तो वो स्क्रीनिंग और प्रिवेंशन लेवल पे काम करते हैं। उन लोगों के लिए जो वहाँ पे रहते हैं, वो मैंडेटरी होता है कि वो जाएँ महीने या फिर 6 महीने या 1 साल में वहाँ जा कर के हॉस्पिटल में उन्हें अपने आप को स्क्रीन कराना पड़ता है। जो जनरल बीमारियाँ हैं वो जो पकड़ सकते हैं, जिनकी स्क्रीनिंग टूल अवेलेबल हैं। जी। इंडिया में वो स्क्रीनिंग अवेलेबल नहीं है क्योंकि मोस्टली प्राइवेट सिस्टम भी है गवर्नमेंट का। बट अगर ये गवर्नमेंट में हम हेल्थ के अंदर इसको मैंडेटरी कर दें कि हर इंडिविजुअल को हर 6 महीने या फिर साल में एज पर देयर एज जा कर के हॉस्पिटल में अपनी स्क्रीनिंग करानी है फॉर जो भी डिजीज़ और बीमारियां हैं जिनके स्क्रीनिंग टूल्स अवेलेबल हैं, तो हम कितनी बीमारियां हैं ऐसी जिनको हम प्रिवेंट कर सकते हैं, कितनों को अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं जिससे उनका प्रोग्रेशन ना हो और इलाज अच्छे से हो पाए, और कितने लोग जो है वो बच सकते हैं, एक्चुअली अपना एक अच्छा ज़िंदगी गुजार सकते हैं। जी। तो ये एक चीज़ मैं चेंज करना चाहूँगी। जी। आपका गोल क्या है? मतलब आप सिर्फ जहाँ पर आप जिस हॉस्पिटल में आप हैं, आप वहीं पर काम करेंगी या इस लाइन में आपको कहाँ जाना है? बेसिकली मैं एज एन एजुकेटर भी काम करती हूँ, जी। जहाँ पे मैं स्टूडेंट्स को इस फील्ड के बारे में पढ़ाती हूँ, जी। क्योंकि कार्डियोपल्मोनरी एक रिलेटिवली न्यू फील्ड है हमारे फिजियोथेरेपी में ही, तो बहुत लोग अवेलेबल नहीं है इसको अच्छे से पढ़ाने के लिए भी। जी। ठीक है, और जो अवेलेबल हैं उनमें या तो वो थ्योरी पार्ट में है या प्रैक्टिकल में, तो एक जो कॉम्बिनेशन ऑफ थ्योरी एंड प्रैक्टिकल है, जो एक बेस्ट फॉर्म ऑफ एजुकेशन होती है, मैं वो देने की कोशिश करती हूँ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जिसके लिए मैंने अपना एक लर्निंग प्लेटफॉर्म भी स्टार्ट किया है रिहैबिलिफाइड के नाम से। जी। तो उसमें मैं ऑनलाइन लेक्चर्स भी लेती हूँ, हैंड्स ऑन ऑफलाइन आईसीयू रिहैबिलिटेशन वर्कशॉप्स भी मैं लेती हूँ डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट एंड स्टेट्स में जा कर के। तो जो बच्चे हैं फिजियोथेरेपी में ही, उनको ही अवेयर कराना पहले ज़रूरी है कि वो ये सब भी कर सकते हैं, ये सब भी पार्ट है फिजियोथेरेपी का, सो दैट वो जा कर के कॉन्फिडेंटली अपना काम कर सकें। जी। तो उसके लिए मेरे पास ये मैंने क्रिएट करा है एक प्लेटफॉर्म खुद के लिए, जहाँ मैं लेक्चर्स लेती हूँ, पढ़ाती हूँ, इवन पोस्ट्स भी डालती हूँ रेगुलरली, सो दैट अवेयरनेस इस फील्ड के बारे में भी मैं बढ़ा सकूँ। जी। तो दिस इज़ व्हाट आई एम डूइंग फ्रॉम माय पार्ट। इसके साथ साथ मैं अटैच्ड हूँ जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से एज अ अच्छा। विजिटिंग फैकल्टी, जहाँ पे मैं उन स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर्स भी लेती हूँ। तो दीज थिंग्स आई एम डूइंग अभी अपने पार्ट से, जो भी मैं कर सकती हूँ जितना पॉसिबल जी। है। अच्छा, फ्यूचर है इसमें, अभी स्कोप है बहुत ज़्यादा? मैंने तो देखा है कि बहुत स्कोप है, अच्छा। क्योंकि क्योंकि अभी डेफिनेटली भी लोग फिजियोथेरेपिस्ट मतलब चाहते नहीं इस फील्ड में जाना। बेसिकली अभी तो ये चेंज हो रहा है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास इंस्टाग्राम पे मैसेजेस आते हैं बच्चों के कि हमें नर्सिंग नहीं करनी, हमें फार्मा नहीं करना, हमें फिजियोथेरेपी करनी है, हमें इसके बारे में जानना है, आप बताइए। मैंने बहुत सारे लाइव भी लिए हैं उस चीज़ के लिए, तो लोगों को ऑप्शंस पता चल रहे हैं कि अच्छा ये भी एक ब्रांच है। पहले लोग इसके बारे में पता ही नहीं होता था कि ये है क्या, कितने साल का है, क्या ऑप्शंस हैं। तो उसके लिए मैंने अपने पूरी सीरीज़ एक्चुअली यूट्यूब पे बना के डाली हुई है, करियर अच्छा। ऑप्शंस आफ्टर बीपीटी करके। तो वो पूरा उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में सब चीज़ के बारे में बात की हुई है, तो उससे उनको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। एंड जी। डेफिनेटली स्कोप है, स्कोप बल्कि बढ़ रहा है, जितना मैंने लास्ट 10 साल में देखा है, तो वो ऐसे ही गया है, ऐसे तो मैंने देखा नहीं है, तो जी। डेफिनेटली। जी। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका मेरे पॉडकास्ट पे आने के लिए, और मैं चाहूँगा कि ये पॉडकास्ट आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि हमारी सेहत, हमारी हेल्थ हमारे लिए बहुत मैटर करती है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे पॉडकास्ट पे आने के थैंक यू सो मच आपको मुझे बुलाने के लिए, लिए। मुझे बहुत मज़ा आया है यहाँ पे आके।